हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 8 के स्टूडेंट यानी 4th ईयर के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं डीएससी का हमारा सब्जेक्ट है मेथड ऑफ स्टडिंग आर्काइवल एंड लिटरेसी सोर्स। इसका यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल में आपको सेक्शंस मिलते हैं ऊपर, है ना। जब मेरे चैनल पे क्लिक करोगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट नाम से आता है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको मेथड ऑफ स्टडिंग आर्काइवल एंड लिटरेसी सोर्स इस नाम से आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी। उस पर क्लिक करोगे तो आपको लाइन वाइज आपको वीडियोस मिलेगी इस सब्जेक्ट की। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक तरफ आपको इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ देखने को मिलेगा, एक साइड आपको हिंदी मीडियम का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो या फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो और वहां से आप ये पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी आपको नीचे मेंशन हो रही होगी, ठीक है। तो हमारा यूनिट नंबर 3 का नाम है आर्काइवल सोर्सेस, ठीक है। इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? अभिलेखागार स्रोतों के बारे में। तो क्या होते हैं अभिलेखागार स्रोत यानी आर्काइवल सोर्स, इसके ही इम्पोर्टेंस, महत्व, इन सबको जानेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से अगर स्टार्ट करें तो इतिहास के अध्ययन में स्रोत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबसे मेन काम होता है, अगर आपको जैसे कि आपको हिस्ट्री राइटिंग करनी हो है या स्टडी ऑफ हिस्ट्री करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले आपको उस इतिहास से रिलेटेड जो सोर्सेज है उस सोर्सेज को आपको पता होना जरूरी है। तो इतिहासकार क्या करता है यानी हिस्टोरियन क्या करता है? अतीत की घटनाओं का समझने में विभिन्न विभिन्न प्रकार का उपयोग करता है। मीन्स एक इतिहासकार द्वारा, एक हिस्टोरियन द्वारा किसी भी इवेंट जो कि हिस्ट्री में हो रखी है, उस इवेंट यानी उस घटना को अंडरस्टैंड करने यानी समझने, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के यानी अलग अलग कह सकते हो वैरायटी ऑफ सोर्स का उपयोग करता है। वो उस इवेंट यानी उस घटना को जो अतीत में घट चुकी है उसको बताने के लिए कौन? इतिहासकार यानी हिस्टोरियन। तो इन स्रोतों को हम ही आर्काइव स्रोत यानी अभिलेखागार स्रोत कहते हैं। तो इन्हीं सोर्सों को हम अभिलेखागार स्रोत कहते हैं, जो हमें म्यूजियम वगैरह में भी देखने को मिलते हैं। तो अभिलेखागार ऐसे स्थान होते हैं जहाँ ऐतिहासिक दस्तावेज प्राप्त होते हैं, सरकारी अभिलेख प्राप्त होते हैं, पत्र प्राप्त होते हैं, नक्शे और अन्य महत्वपूर्ण, मतलब अभिलेखागार क्या होता है यानी म्यूजियम कह सकते हो, आर्काइव, जहाँ पे आप जाओगे तो नेशनल म्यूजियम अगर आप लोग घूमे होगे जो दिल्ली में है इंडिया गेट के पास, तो उसमें आपको तरह तरह के क्या मिलेंगे? दस्तावेज मिलेंगे, मुगल दरबार के और ब्रिटिश टाइम के सरकारी दस्तावेज मिलेंगे, पत्र मिलेंगे, नक्शा मिलेंगे। तो ये सब आपको कहाँ मिलता है? अभिलेखागार में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। जब भी किसी इतिहासकार को इतिहास लेखन के लिए उस चीज की जरूरत होती है वो वहां जाता है, उसका सोर्स लेता है, उसके बेस पे वो इतिहास लिखता है। तो अभिलेखागार स्रोतों हमें सबसे अतीत की घटनाओं के बारे में, सबसे पुरानी अतीत की घटनाओं के बारे में प्रत्यक्ष और विश्वसनीय जानकारी देता है। मीन्स अभिलेखागार जो सोर्स होते हैं यानी जो आर्काइवल सोर्स होते हैं, वो जो सोर्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट उसी समय के होते हैं जिस टाइम पे वो इवेंट हुआ है, या जिस टाइम पे वो पास्ट का इवेंट हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं और बिल्कुल प्रत्यक्ष एकदम जानकारी देता है, डायरेक्ट हमें उस समय की जानकारी देने का काम करता है। तो इन स्रोत के माध्यम से इतिहासकार क्या करता है? उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती थी, कौन कौन से आर्थिक गतिविधियां होती थी, और राजनीतिक नीतियां क्या थी, यानी पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या थी। तो इन सब का अध्ययन हम करते हैं किसके माध्यम से? अभिलेखागार स्रोत के माध्यम से यानी आर्काइवल सोर्स के माध्यम से। तो दोनों स्टूडेंट देख सकते हो, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब हमारे जो यूनिट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है आधिकारिक अभिलेख, फरमान, सरकारी पत्र और नियमावली, यानी हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पढ़ना है ना, डिक्रेस पढ़ना है, गवर्नमेंट पढ़ना है, गवर्नमेंट के जो लेटर्स हैं और मैनुअल्स जो होते हैं ना, उनको भी पढ़ना है।
तो निजी अभिलेख यानी पर्सनल जो रिकॉर्ड्स होते हैं, फैमिली के दस्तावेज जो होते हैं, और पत्र लेटर्स जो होते हैं, मानचित्र, भू मानचित्र, जियो मैपिंग, तो इन सब के, और मौखिक शास्त्र ओरल जो होते हैं, है ना, इन सब के माध्यम से कैसे इतिहास को हम लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे। और अभिलेखागार में जाओगे यानी अर्काइव जो है उसमें रखा जाता है, ये अर्काइव म्यूजियम जो होते हैं उसमें इन सबको सुरक्षित रखा जाता है एज अ सोर्स। तो अब सबसे पहले हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, फरमान्स और ऑफिशियल लेटर्स एंड मैनुअल्स इनके बारे में जानते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करें तो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं आधिकारिक अभिलेख। तो ये आधिकारिक अभिलेख जो है ये ऐसे दस्तावेज होते हैं या ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो किसी राज्य यानी स्टेट या गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों के लिए यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से जो जारी करते हैं ना, कोई स्टेट या कोई गवर्नमेंट, मान लो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक अभिलेख या मुगल काल के आधिकारिक अभिलेख, तो ये सब उस काल की क्या करते हैं, सरकारी दस्तावेज होते हैं। जो इन अभिलेखों में सरकारी आदेश हो सकते हैं, प्रशासन की रिपोर्ट हो सकती है, राजस्व रिकॉर्ड हो सकता है, टैक्स सिस्टम वगैरह के बारे में जो उस समय की हमें कह सकते हो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के माध्यम से प्रशासन की जानकारी देता है। इतिहासकार इन अभिलेखों के माध्यम से राज्य की प्रशासनिक संरचना के बारे में यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है, पॉलिसीज है, इन सब के बारे में क्या करता है, समझता है इसके माध्यम से। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मुगल पीरियड का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है यानी आधिकारिक अभिलेख है, तो उससे हमें क्या पता लगेगा, मुगल काल के समय कैसी शासन व्यवस्था थी, सरकारी आदेश से पता लग सकता है, प्रशासनिक रिकॉर्ड, राजस्व प्रणाली कैसी थी, तो ये सब हमें पता लगेगा। वही सिग्निफिकेंस की बात करें अगर महत्व की, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है यानी जो आधिकारिक अभिलेख है ये हमें प्रशासन की जानकारी देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जानकारी देता है, कर प्रणाली की जानकारी देता है यानी टैक्स सिस्टम की जानकारी देता है, साथ ही साथ राजनीतिक नीतियों की भी जानकारी देता है यानी पॉलिटिकल पॉलिसीज की भी जानकारी देता है, और आर्थिक गतिविधि यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी हो रही थी उन सब की जानकारी देता है। अब दूसरा है हमारा फरमान। फरमान क्या होता है, फरमान होता है, फरमान शासकों द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश होते हैं। जो वो आदेश, जैसे कि मोदी सरकार का कोई आदेश हो गया कि ये करना है वो करना है, तो उस आदेश जो होती है ना, उस आदेश को हम फरमान कहते हैं। विशेष रूप से मुगल काल में फरमान का अधिक महत्व होता था। फरमान के माध्यम से क्या किया जाता था, घोषणा की जाती थी, जैसे कि भूमि अनुदान, ये भूमि लैंड ग्रांट्स दिए जा रहे हैं किसी को, कर में छूट कर रहे हैं तो फरमान जारी किया जाता था। धार्मिक संस्था को मान लो संरक्षण दिया जा रहा है या आधिकारिक नियुक्ति हो रही है तो फरमान के माध्यम से यानी ऑफिशियल ऑर्डर्स के माध्यम से किया जाता था। एग्जाम्पल कि मुगल सम्राट द्वारा मंदिर या मस्जिद और धार्मिक संस्थान, मान लो इनमें से किसी को भी अगर वो भूमि दे रहा है दान के लिए, ठीक है, अनुदान में दे रहा है ना, तो उसको हम फरमान कहेंगे ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, महत्व की, तो फरमान से हमें शासन की नीति के बारे में पता लगता है कि उसकी क्या क्या पॉलिसीज है, एंड हमें ये पता लगता है कि राज्य तथा समाज यानी पॉलिसी से हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट और जो स्टेट है उसका जो रिलेशन है, वो स्टेट और जो सोसाइटी है उसका रिलेशन कैसा है ये पता लगता है। क्योंकि अगर राजा किसी को लैंड ग्रांट्स दे रहा है, अनुदान दे रहा है, तो अच्छा ही उसका जनता के प्रति भाव होगा, है ना। तो तीसरा हमारा अभिलेखागार स्रोत में आता है ऑफिशियल लेटर्स यानी आधिकारिक पत्र। क्या होते हैं ये, सरकारी अधिकारियों के बीच होने वाला पत्राचार जो है उसको हम आधिकारिक पत्र कहते हैं। पत्रों के माध्यम से हम प्रशासनिक के निर्णय, राजनीतिक घटना और समाज की परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि ऑफिशियल जो लेटर्स है वो एडमिनिस्ट्रेटर में बैठे जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा जारी किया गया होता है, तो वो उससे हमें पता लगता है उस टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। तो मुगल दरबार और प्रांतीय अधिकारी के बीच लिखे गए पत्र उस समय की प्रशासन को समझने में मदद करने को ज्यादा महत्व देते हैं। वहीं अगर चौथे अभिलेखागार स्रोत की बात करें आर्काइवल सोर्स, वो है मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होते हैं, इसको कहते हैं हम नियमवाली, ठीक है, हिंदी में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, नियमावली, ठीक है, या मैनुअल कह सकते हो, मैनुअल ही कह लेना, ठीक है, थोड़ा भूल जाओगे क्योंकि थोड़ी हिंदी ज्यादा ही हो रही है। तो जो नियमावली है वे दस्तावेज होते हैं जिसमें प्रशासनिक नियम और प्रक्रिया लिखी जाती है, यानी प्रशासन में कौन कौन से
नियम कानून है और कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है उसमें लिखा जाता है। दस्तावेज शासन प्रणाली के संचालन के लिए बनाए जाते हैं कि हमारा जो दरबार है वो कैसे चलेगा, वो हमारे मैनुअल से पता लगता है। उदाहरण, मुगल काल का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है आईन अकबरी, वो मुगल काल की प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताता है। तो ये क्या है, एक मैनुअल हो गया। समझ आ रहा है कि मैनुअल क्या होता है। इसका महत्व ये होता है कि नियमावली जो है वो नियम बताती है कि एक दरबार का नियम क्या होगा, कैसे गिफ्ट के माध्यम से जब कोई आता है, देता है, सिजदा करता है, जो भी एक राजा के, और एक मान लो मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं तो भारत सरकार का जैसे कि हमारे मंत्री है तो वो मैनुअल जारी करेंगे और मंत्रियों को क्या कार्य करना है, हमारे संविधान में लिखा है ना, जैसे ये राष्ट्रपति को क्या काम करना है, प्रधानमंत्री को क्या करना है, वो मैनुअल में आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक दे रखा है आर्काइवल सोर्स में, वो है प्राइवेट आर्काइव्स, फैमिली पेपर्स एंड लेटर्स के बारे में हमें जानना है। तो ये भी एक आर्काइवल सोर्स होते हैं, जो कि हमें ये सब भी हमें एक आर्काइवल म्यूजियम में जाओगे तो देखने को मिलेगा। तो निजी अभिलेख के बारे में सबसे जानते हैं। प्राइवेट आर्काइव्स ये क्या होते हैं, निजी अभिलेख वे दस्तावेज होते हैं जो किसी व्यक्ति या किसी परिवार या किसी निजी संस्था द्वारा अपने यानी प्राइवेट तौर पे लिखा गया हो और वो अभी तक सुरक्षित हो और एज अ सोर्स हम उसे हिस्ट्री के लिए मान सकते हैं। ठीक है। ये अभिलेख सरकारी दस्तावेज नहीं होते हैं, बिल्कुल अलग होता है, ये पर्सनल होता है किसी व्यक्ति या किसी इंस्टीट्यूट का। तो इसमें व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, व्यक्ति के अपने अनुभव होते हैं और दृष्टिकोण दिखाई देता है इसमें अलग, क्योंकि राजा या सरकारी जो दस्तावेज होगा वो सरकार के प्रति ज्यादा संवेदनशील होगा, या कह सकते बायस हो सकता है। पर जो प्राइवेट किसी व्यक्ति का होगा वो सरकार के भी प्रति लिख रहा होगा या राजा के प्रति भी लिख रहा होगा, तो उसके अपने विचार और अपनी कह सकते थिंकिंग उसमें होगी। ठीक है। तो दूसरा होता है फैमिली पेपर्स यानी पारिवारिक दस्तावेज। ये क्या होता है, कई प्रतिष्ठित परिवार अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित रखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पारिवारिक दस्तावेज भी होते हैं जिसमें हमें उसके दादा के दादा के दादा का नाम पता लगता है, उसकी भूमि कौन सी थी, उसने कौन कौन से कार्य किए। बहुत सी आज भी फैमिली है जो ऐसे करती है, सुरक्षित रखती है, जिससे हमें इंडियन फैमिली के कह सकते हो इतिहास के बारे में पता लग सकता है। इसमें भूमि संबंधित कागजात हो सकते हैं, व्यापारिक रिकॉर्ड हो सकते हैं, या परिवार का इतिहास शामिल हो सकता है। मान लो आप जैसे अंबानी का हम लेते हैं, है ना, अंबानी की जो रिलायंस है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे अलग हुआ, उसके बेटा कौन था, और आज देखो दो अंबानी है ना, उसमें से एक धीरू भाई अंबानी है ना, जिनके दो बेटे हैं, जिनकी अभी शादी हुई थी। तो मतलब इनके भी फैमिलीज के बारे में पढ़ा जाता है। तो उदाहरण के तौर पर जमींदार परिवारों के अभिलेख या ग्रामीण समाज और भूमि व्यवस्था के बारे में बताने में हमें जानकारी देती है। कोई जमींदार हो गया पुराना, उसका रिकॉर्ड्स है ना, जिसके पास बहुत ज्यादा भूमि थी उस समय की। एक होता है पर्सनल लेटर, निजी पत्र, व्यक्ति द्वारा लिखे गए पत्र भी हो सकते हैं। जैसे आपने किसी को लेटर दिया, किसी ने आपको लेटर दिया, वो भी आपके एज अ सोर्स हो सकता है। इन पत्रों में उस समय के समाज, जीवन, राजनीतिक परिस्थिति और इनका अनुभव मिलता है। उदाहरण, स्वतंत्रता आंदोलनों के समय नेताओं द्वारा लिखे गए कई सारे पत्र थे, उस काल की राजनीतिक परिस्थिति को समझने में मदद करता है। जो पत्र वो किसी के लिए लिख रहे हो, जनता के लिए लिख रहे हो, किसी मतलब प्रशासनिक अधिकारी के लिए लिख रहे हो, है ना। तो महत्व क्या है, महत्व ये है इसका कि निजी अभिलेख हमें ये जानकारी देता है कि सामाजिक जीवन कैसा था, है ना, सोशल लाइफ, पारंपरिक संबंध कैसा था, फैमिली टाइम, आर्थिक गतिविधियां कैसी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और व्यक्ति विचार कैसे थे, उसके एक्सपीरियंस कैसे थे, थॉट्स कैसे थे। तीसरा हमारा आर्काइवल सोर्स में आता है वो होता है कार्टोग्राफी एंड मैप्स। ठीक है। तो ये क्या होता है, मानचित्रिक मानचित्रण यानी कार्टोग्राफी। ये होता है मानचित्र जो है वे प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से भौगोलिक क्षेत्रों नक्शों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इतिहास के अध्ययन में हमें मानचित्र का अध्ययन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस बाउंड्री में कौन सा इवेंट हुआ वो जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वह किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, सीमा और संसाधन की जानकारी देती है और उन्हीं के इर्द गिर्द हम इतिहास लिखते हैं। तो हिस्टोरिकल मैप्स क्या होते हैं, तो इतिहासकार पुराने मानचित्र के माध्यम से निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करते हैं। अब देखो, अब हमें गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ना है, तो आज के मानचित्र से अगर आप गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ोगे तो क्या आप पढ़ पाओगे, नहीं ना, क्योंकि उस समय अखंड भारत था। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला हिस्सा, श्रीलंका, है ना, और जो इधर के देश थे सॉरी, तो ये सारे क्या थे, मिक्स थे, मतलब अखंड भारत था, एक भारत था। तो आज के मैप से आप उसका अध्ययन नहीं कर सकते। तो इतिहासकार अगर कोई गुप्ता काल पे लिख रहा है, मौर्य काल पे लिख रहा है, तो उसको ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि वो पुराने मैप्स को
स्टडी करे, राज्यों की सीमा पता करे, व्यापारिक मार्ग पता करे, नगरों का विकास पता करे, युद्ध अभियान कहाँ से हुआ था, सिल्क रोड से आ रहे थे कि समुद्र मार्ग से आ रहे थे। तो ये पुराने मैप्स हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो औपनिवेशिक काल में यूरोपीय शक्ति ने भारत में मानचित्र तैयार करना स्टार्ट किया, जिसमें प्रशासन और व्यापार में सहायता मिली। मैप बना, पता लगने लगा कि इधर से आना है ना, यहाँ से आ रहे थे वो लोग ऐसे, है ना। तो ये सब हमें व्यापार के माध्यम से पता लगता था कि ये व्यापारिक मार्ग है, ये व्यापारिक मार्ग है। चौथा क्या है हमारा? ओरल एविडेंस। जो हमारा ओरल एविडेंस है यानी मौखिक स्रोत, वो क्या होते हैं? मौखिक साक्ष्य उन जानकारी को कहा जाता है जो लोगों की यादें, स्मृति होती है, या कोई कहानियां या कोई परंपरा के माध्यम से हम इतिहास को समझते हैं। हम कहते हैं ना हमारी स्मृति, कोई मान लो इस स्मृति में किसी के इतिहास से रिलेटेड हो, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो स्वतंत्रता के टाइम पे जिंदा था, ठीक है, आज भारत के आजाद हुए कितने साल हो रहे हैं, ठीक है, तो 100 साल से तो ज्यादा हो नहीं रहे। तो मान लो कोई व्यक्ति अगर 100 साल का होगा तो बता देगा कि क्या हुआ था, है ना, उस समय। तो अ, अपनी यादों के माध्यम से, या कोई कहानी उसने दादा दादी से सुनी हो, या परंपरा, उसके माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं। कई समाज में इतिहास लिखित रूप से तो नहीं हो पाता, पर मौखिक परंपरा से वो उसका इतिहास आज भी जीवित रहता है। तो ओरल हिस्ट्री क्या होती है? मौखिक इतिहास में इतिहासकार क्या करता है? लोगों के अनुभव को जानने का प्रयास करता है, उसकी स्मृतियों को जानने का प्रयास करता है। यह विशेष रूप से उन समुदायों के इतिहास को समझने में मदद करता है जिनका कोई लिखित इतिहास नहीं होता। उदाहरण के तौर पे जैसे कि जनजाति समुदाय की जो लोक कथाएं होती हैं, उनके कोई जो है रिटर्न जो रिकॉर्ड्स है वो नहीं होते। तो उनकी जो परंपरा चली आ रही है, या उनकी जो लोक कथाएं हैं, उससे हमें पता लगता है कि उन सब की पहले जीवन शैली कैसी थी, उनकी कर प्रणाली, भूमि प्रणाली कैसी थी, विवाह, शादी, नियम कैसा था, व्यापार। तो ये सब उनके लोकगीत से पता लगता है। स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रतिभागी थे और साक्षात्कार थे, यानी उस समय के जो हमारे दादा दादी या परदादा दादी होंगे, वो भी एक एज अ ओरल एविडेंस हमारे माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो अपनी आंखों से देखा है। इसका इम्पोर्टेंट क्या होगा महत्व? कि लोक संस्कृति फोल्क कल्चर्स में आता है। जो हमारी लोक संस्कृति होती है, चाहे बिहारी संस्कृति हो, राजस्थानी संस्कृति हो, है ना, या पहाड़ी संस्कृति हो, या द्रविड़ संस्कृति हो, तो इन सब के माध्यम से क्या करा जाता है? अपनी अपनी फोल्क यानी अपनी अपनी लोक संस्कृति के माध्यम से अपने अपने एरिया के इतिहास को जीवित रखा जाता है। जैसे मथुरा है ना, मथुरा वृंदावन, उसमें अवधी भाषा में, यानी लोक संस्कृति के तौर पे, लोक भाषा के तौर पे, ब्रज भाषा के तौर पे, अवधी भाषा के तौर पे, जैसे कि रामायण और कृष्ण कथा को एक लोक संस्कृति के रूप में आज भी जीवित रखा गया है। सामाजिक स्मृतियां यानी सोशल मेमोरीज के तौर पे, समाज की स्मृति के तौर पे, लोकल हिस्ट्री के तौर पे, स्थानीय इतिहास, ब्रज का इतिहास, है ना, जैसे कि मथुरा का इतिहास और अवध का इतिहास। तो इसके माध्यम से हिस्ट्री ऑफ नेग्लेक्ट कम्युनिटीज, उपेक्षित समुदाय का इतिहास, जिसके बारे में कोई लिखित रिकॉर्ड्स नहीं मिलता, पर वो मौखिक परंपरा से हमें उनका इतिहास आज भी पता लग जाता है। तो जितने भी हमारे अभिलेखीय स्रोत हैं, यानी जो हमारे आर्काइवल सोर्स है, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कुछ सीमाएं भी होती हैं, जिससे वो नष्ट हो सकते हैं। उसको सुरक्षित करने की हमें जरूरत होती है। तो क्या है? पहला है कि कई अभिलेख अधूरे होते हैं या तो नष्ट हो चुके होते हैं। बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, जो इनकम्प्लीट होते हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट पता नहीं लग पाता कि क्या हुआ था, क्या था। दूसरा, सरकारी अभिलेख अक्सर शासकों के दृष्टिकोण से लिखे जाते हैं। जितने भी फरमान, रिकॉर्ड्स, ये सब हुए, ये सब एक प्रशासन व्यक्ति लिखता है, और वो बायस भी हो सकता है अपने सरकार के प्रति। वहीं मौखिक स्रोत में स्मृति की त्रुटियां हो सकती है। मौखिक स्रोत जो लिखित नहीं है, बस सुनते सुनते आ रहा है, हो सकता है कि मेरे दादा ने जो देखा हो वो पापा को बताया हो, पर पापा ने गलत सुना हो और मेरे को थोड़ा गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन या व्याख्या की हो, तो इसमें कुछ गलतियां हो सकती है। इसलिए इतिहासकार क्या करता है? विभिन्न स्रोत की तुलना करता है और एनालाइज, कंपैरेटिव एनालाइज, यानी कोई भी सोर्स को एक मात्र सोर्स नहीं मानता, ये भी एक सोर्स है ऐसे के रूप में देखता है, और सभी स्रोतों को लाता है और सभी को पढ़ता है, सभी को एनालाइज करता है, कंपेयर करता है, और सब में जो सिमिलर बातें होती है उसको उठाता है। तो यही होता है कंपैरेटिव एनालाइज, जिसके माध्यम से हम एक अच्छा इतिहास लिखते हैं।
तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि इस प्रकार जो जाना हमने कि अभिलेख जो हमारे स्रोत है यानी हमारे जो आर्काइव सोर्स है, ये क्या करता है, ये हमें बहुत ज्यादा अध्ययन करने में, इतिहास के अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आधिकारिक अभिलेख हो, चाहे फरमान हो, चाहे निजी दस्तावेज हो, चाहे मानचित्र हो, चाहे मौखिक शास्त्र हो, ये सभी चीजें हमें अतीत की घटना यानी इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने में, समझने में मदद करता है, सहायता करता है। इन स्रोत के माध्यम से हम इतिहास में जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, चाहे दिल्ली सल्तनत की, मुगल काल की या औपनिवेशिक काल की, हमें पता लगता है। सामाजिक जीवन कैसा था ये भी पता लगता है। आर्थिक गतिविधि कैसे होती थी, व्यापार कहाँ से होता था, कितना होता था टैक्स क्या, और व्यवस्था कैसी थी वो पता लगता है। भूमि अनुदान पता लगता है, सांस्कृतिक परंपरा के बारे में पता लगता है। तो ये सभी हमें क्या है, इतिहास को एक सुरक्षित रखने में आधारभूत हो, एक कह सकते हो बेस के तौर पे काम करता है, और बहुत ज्यादा विश्वसनीय भी माना जाता है क्योंकि ये सीधा उसी समय का कनेक्ट होता है जिस इवेंट के बारे में हम लिख रहे होते हैं इतिहास के। तो यहाँ पे होता है आपका यूनिट नंबर 3 पूरा कंप्लीट। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।